चलिए आगाज करते हैं अपने लेक्चर का। कहानी है आपके सामने तस्वीरी, और आपने इसको, अगर हमारा छुट्टियां ना होती इतनी ज्यादा तो ये आपको मैं खुद से दे देती, लेकिन अब चूंकि बेटे हमारे छुट्टियों में हरज हो गया तो ये तख्लीकी लिखाइयां जो है ये मैं आपको खुद से ही सॉल्व करवा रही हूँ। कहानी हमेशा माजी के सीगे में लिखी जाती है। कहानी का मतलब है कोई किस्सा बयान करना, कोई वाकया बयान करना, और ये किस्सा और वाकया जो है ये हो चुका होता है, पेश आ चुका होता है। तो लिहाजा इसको, जो काम हम गुजरे हुए माजी में जो हम देखते हैं वो फेल माजी कहलाता है, तो हम ये सारी की सारी कहानी हमेशा फेल माजी में लिखते हैं। हेडिंग है आपकी लालची कुत्ता, और इसमें दो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर पहली तस्वीर में एक गांव की तस्वीर है। इसमें एक कुत्ता जो है वो उसके मुंह में हड्डी पकड़ी हुई और वो भागने की एक तस्वीर है। जब आप देखिए कि कुत्ते की जो दुम है वो भागते वक्त ऊपर को उठी होती है, तो इसका मतलब है ये कुत्ता भाग रहा है, हड्डी पकड़ के भाग रहा है। दूसरी तस्वीर है, यहाँ पर एक आपको पानी की तस्वीर नजर आ रही है, उसके ऊपर एक ब्रिज सा नजर आ रहा है, पुल बना हुआ है। अब ये कुत्ता जो है वो पीछे देखिए, आप गाँव नजर आ रहा है आपको, दरख्त नजर आ रहे हैं, घर बने हुए हैं। तो ये कुत्ता वहां गाँव से निकलकर पुल क्रॉस करके ये पुल क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अभी इसने पुल क्रॉस पूरा नहीं किया और ये नीचे देख रहा है। अब इसके मुंह में जो हड्डी थी वो नहीं है, वो नीचे पानी में गिर गई हुई है, और वो आपको हड्डी भी नजर आ रही है। अगर पिक्चर क्लियर आ रही है तो ठीक है, वरना आप कंसिडर कर सकते हैं कि उसके मुंह से जो हड्डी थी वो नीचे पानी में गिर गई। अब आइए देखते हैं कि ये इन दो तस्वीरों की मदद से हमने कहानी कैसे लिखनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, कहानी हमेशा माजी के सीगे में होती है। माजी का सीगा इस्तेमाल करने के लिए हम एक जुमला लिखा करते हैं, एक दफा का जिक्र है कि, मतलब कि ये वाकया किसी दौर में गुजर चुका है। के का मतलब है कि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई, अगला जुमला पहले जुमले से रिलेटेड है, मिला हुआ है, राब्ता है। एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ते को कसाब की दुकान से हड्डी मिली। अब आपको ये खत्मा नजर आ रहा है, आपने इसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है कि जब आप एक जुमला लिख रहे हैं तो उसके आगे खत्मा लगेगा। कहानी हमेशा छोटे छोटे जुमले बनाकर लिखी जाती है और मुख्तसर होती है, इतनी बड़ी नहीं होती जिस तरह मजमून बड़े होते हैं। कसाब कहते हैं कसाई को जो गोश्त बेचता है। तो मतलब है कि एक दफा का जिक्र है कि एक कुत्ते को कसाब की दुकान से, यानी कसाई की दुकान से, जहां पर गोश्त बिक रहा होता है, वहां से एक हड्डी मिलती है। वो इसे मुंह में दबाकर शहर से बाहर चल पड़ा ताकि अकेला ही हड्डी को खा सके। आपने देखा है कि गांव में अक्सर ग्रुप्स में कुत्ते फिर रहे होते हैं, और अगर किसी को कुछ मिल जाए खाने को तो दूसरा उससे छीनने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसने सोचा कि वो किसी और को शेयर नहीं कराएगा अपना खाना, बल्कि अकेला ही इसको खा ले। इसलिए वो उसको पकड़ के तो शहर से बाहर की तरफ चल पड़ा ताकि किसी वीराने में बैठ के उस हड्डी से लुत्फानंदोज हो। ये जो लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ खत्म हो गया है। आप देखिएगा कि अगर आप लूज शीट पे ये काम करते हो तो आपने यहाँ पर एक लाइन लीव कर देनी है, लेकिन यहाँ पर चूंकि बुक में एक इतना स्पेस नहीं है तो लिहाजा हमने यहाँ पर जगह नहीं छोड़ी हुई। अगली लाइन है, रास्ते में एक नदी पड़ती थी। पड़ती तक मतलब है कि नदी थी वहां पर। आपके रास्ते में कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं जो रास्ते में आप हमेशा वही रहती हैं, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, यानी कि उसके रास्ते में एक नदी थी जो कि बड़ी वहां पर जो शहर से किसी वीराने की तरफ जाने वाली जगह के दरमियान एक रास्ता दे रही थी कि अगर किसी कोई उस वीराने में जंगल है या कोई गांव वगैरह है या कोई शहर है, तो फिर वो एक, जो भी वहां से आना जाना होता था वो एक नदी को क्रॉस करते ही आता था। अदरवाइज शहर से या गांव से बाहर जाने का जो रास्ता था वो कोई और नहीं था। यानी अगर किसी ने उस जगह को छोड़कर, शहर को छोड़कर बाहर गांव की तरफ जाना है या जंगल की तरफ जाना है, तो लाजमन इस नदी से वास्ता पड़ेगा उसको, और वो इस नदी को क्रॉस करके ही, पार करके ही दूसरी तरफ जा सकता है। यानी एक तरफ वो शहर था जहां से उसने हड्डी उठाई है और दूसरी तरफ उसका
कोई वीराना सा है, गांव है जहां पर वो जाना चाह रहा था। नदी के पुल पर से गुजरते हुए उसे अपना अक्स नजर आया। अक्स का मतलब है रिफ्लेक्शन, कि वो उसको अपनी ही शक्ल नजर आई। आपने देखा कि हम मिरर में अपना अक्स देखते हैं, अपनी शक्ल देखते हैं, यानी मिरर के आगे जो भी रख दे तो वो हमें शीशे में से नजर आ रहा होता है। इसी तरह पानी, जो नदी का पानी साफ शफाफ होता है, तो उसमें से उसको अपना अक्स नजर आया। नदी का पानी साफ शफाफ था, आप ये लिख सकते हैं, इसको इस जुमले को ऐड कर सकते हैं। वो समझा कि पानी में एक और कुत्ता है जिसके मुंह में हड्डी है। अब अपना अक्स तो उसने देखा, लेकिन कुत्ता इंसान तो नहीं था, उसको शऊर नहीं था कि वो क्या देख रहा है। वो समझा कि पानी में कोई और कुत्ता जिसके मुंह में हड्डी है, तो वो लालच में आ गया। इसने सोचा कि अगर मैं वो हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। इसका मतलब है कि कुत्ता काफी भूखा था, जिसको लालच आ गया कि वो एक की बजाय 2 हड्डियां खाए। ये सोचकर वो अपने अक्स पर भौंका, जो उसको ऑक्सीजन नजर आ रहा था, पानी नजर आ रहा था, वो उस पानी पर भौंका तो इसकी अपनी हड्डी पानी में गिर गई। वो बहुत पछताया, क्योंकि हड्डी पानी में गिरकर गायब हो गई थी। तो वो बहुत पछताया और एक तरफ को चल दिया, भूख गई। ठीक है, नतीजा लालच बुरी बला है। ये जो 2-3 जुमले मैंने इसमें आपको कहानी सुनाते हुए ऐड किए हैं, ये सिर्फ इसलिए यहाँ से हजफ हो गए कि यहाँ पर लाइंस पूरी नहीं आ रही थी। तो आपने भी इसी तरह इसको लिखना है, उसको याद करना है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्स होने हैं तो उसमें ये सिलेबस शामिल है। यानी जो आपका सिलेबस है, एक तो ये पेज नंबर 111 है, उसके अलावा ये वाला जो हमारा चैप्टर नीचे आ रहा है मुरक्कब अल्फाज, ये भी शामिल है। तो आपने इस कहानी की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए, जो कि मुश्किल अल्फाज हैं उनको तकरीबन 5 दफा लिखेगा। जैसे दफा में आइन आता है, ये लिखना है आपने। कसाब का लफ्ज बार 5 दफा लिखने की प्रैक्टिस कर ले। दुकान में वाव का लफ्ज ना लिखेगा, ये गलती है। इसका मतलब है 2 कान, यानी हमारे पास हमारे चेहरे पर जो कान है वो 2 हैं। तो दुकान में, दुकान जिसको शॉप कहते हैं, जहां पर चीजें बिक्री होती है, वहां पर वाव नहीं लगता, ये गलती है ग्रामर की। तो कोई बच्चा दुकान में वाव ना लिखे, दुकान ऐसे ही याद करना है। इसको 5 दफा इसकी प्रैक्टिस करें। इसी तरह आपने हड्डी लफ्ज की प्रैक्टिस करनी है 5 दफा। इसी तरह आपने मुंह की प्रैक्टिस करनी है। मुंह में दोनों ही ठीक है, 2 चश्मे ही भी लग सकता है। शहर की प्रैक्टिस करनी है, चल पड़ा भी ठीक है। अकेला ही हड्डी को खा सके। तो ये सारे पैराग्राफ वाइस आपने यहाँ पर खा सके तक एक पैराग्राफ हो गया। जो बच्चे नहीं याद कर पाते वो लिखेंगे तो उनको जल्दी याद हो जाएगा। 5 दफा इसकी लिखने की प्रैक्टिस करें। फिर रास्ते से लेकर मुंह में हड्डी है तक दूसरा पैराग्राफ है, और फिर वो लालच में आ गया और एंड तक ये कहानी पूरी हो गई। और इसमें आपने लालच का लफ्ज लिखना है, अक्स का लफ्ज लिखे, उसकी प्रैक्टिस करें, और सोच का लफ्ज और भौंका, ये पछताया लफ्ज। तो इस तरह ये हमारे कोई 7-8 लफ्ज हैं जो कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे देखते हैं कि आगे हमारा जो चैप्टर है वो किस पेज पे है। ये हमारा सफर नंबर 98 और 99 पर ये पैराग्राफ, ये सबक आ रहा है हमारा चैप्टर। उन्वान है इसका मुरक्कब अल्फाज। अल्फाज जो है वो लफ्ज की जमा है। मुरक्कब कहते हैं 2 चीजों के मजमुए को। 2 चीजों का मजमुआ क्या होता है? जैसे कि आप देखें कि अगर आप चाय बनाते हैं तो वो 2-3 चीजों का मुरक्कब है। यानी कि उसमें हम पत्ती भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, और उसके अंदर दूध भी डालते हैं। तो मुरक्कब जो है वो 2 से ज्यादा चीजें अगर हो तो उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे कि पानी जो है वो 2 ऑक्सीजन का मुरक्कब है। ठीक है, तो अकेली चीज को अकेले अकेले 2 चीजों को जब मिलाते हैं तो फिर वो मुरक्कब कहलाता है। यहाँ पर लफ्ज है मुरक्कब अल्फाज, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को एक साथ लिखें तो उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। एक साथ लिखने का भी एक तरीका है। यानी वो साथ कैसे लिखे जाएंगे? साथ ऐसे लिखे जाते हैं कि अगर हम 2 अलग अलग लफ्जों में, जैसे आग और पानी 2 अलग अलग लफ्ज है, इनके अंदर और डाल दें तो ये एक मुरक्कब हो जाएगा। आग और पानी, ये एक मुरक्कब लफ्ज बन जाएगा। है तो ये 3 लफ्ज, आग और पानी, अलग अलग पढ़ेंगे तो 3 लफ्ज हैं, लेकिन जब हम इनको लिखते हैं तो ये मुरक्कब लफ्ज कहलाते हैं, क्योंकि ये हम अब उनको इकट्ठा पढ़ेंगे, आग और पानी। दूसरी मिसाल देखें। मुल्क एक लफ्ज है, अकेला लफ्ज है। कौम भी एक अकेला लफ्ज है। यहाँ पर हमने और की बजाय वाव का लफ्ज लगाया हुआ है। तो वाव वाले लफ्ज जितने भी होते हैं वो सारे
मुरक्कब अल्फाज कहलाते हैं, जैसे दिलो जान, मालो दौलत, आबो हवा वगैरह। अगली मिसाल है अर्ज़ वतन। यहाँ पर ना और का लफ्ज लगा हुआ है और ना वाव का, बल्कि एक छोटी सी जेर आपको ज़ात के नीचे नजर आ रही है। इसको फिर हम पढ़ेंगे अर्ज़ वतन। जैसे जनाबे अली, बे के नीचे इजाफत की जेर लग जाए तो ये दो लफ्ज जब मिलते हैं जेर वाले तो ये भी मुरक्कब लफ्ज कहलाते हैं। 3 तरीकों से आपने मुरक्कब लफ्ज पढ़े हैं। नंबर 1 और लगाने से, नंबर 2 वाव लगाने से और नंबर 3 जेर लगाने से। अर्ज जो है वो एक जमीन को कहते हैं, आपको पता जमीन का टुकड़ा अर्ज कहलाता है, और वतन भी एक अलग से लफ्ज है। दोनों के अलग अलग मायने ठीक है, लेकिन जब अर्ज वतन आएगा तो पता लिखने वाले को पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि हमारे वतन की जो सरजमीन है उसकी बात हो रही है। यहाँ पर मुल्क कौम को जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ना सिर्फ मुल्क है बल्कि कौम की भी, कौम का जिक्र भी साथ है, मुल्क कौम दोनों की बात होगी। इसी तरह आग और पानी जब हम पढ़ते हैं तो फिर बात से पता चल जाता है कि ये मुरक्कब लफ्ज लिखने से हम आग और पानी दोनों की बात कर रहे हैं तहरीर में। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 1 में आप 2 मिसालें नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं हमेशा जब तारीफ आपको बताती हूँ किसी चीज़ की, मतज़ाद अल्फाज, मुतरादिफ अल्फाज, वाहिद जमा, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप 2 मिसालें लिखें, लेकिन बेटा आपने यहाँ पर 3 मिसालें ही लिखनी हैं, क्योंकि ये तीनों तरीके हैं, तीनों अलग-अलग तरीके हैं। अकेले अल्फाज को मुरक्कब बनाने के लिए हम 3 तरीकों से इनको देखेंगे। पहला तरीका और लगाने से, फिर दूसरा तरीका वाव लगाने से, फिर तीसरा तरीका है जेर लगाने से। सवाल नंबर 2 में देखिए कि वाव पहले आ गया है। वाव लगाकर 5 मुरक्कब लफ्ज बनाने हैं। आपके सामने है दिल और जान, इसके अंदर वाव लगा हुआ है। जान भी आपके लिए मालूम लफ्ज है, दिल भी आपके लिए बड़ा मालूम लफ्ज है, आपने अक्सर बोला होगा। तो इनके अंदर वाव लगने से दिलो जान बन जाएगा, तो ये एक मुरक्कब लफ्ज कहलाएगा। देख पढ़ने में ही आपको 3 लफ्ज लगेंगे, दिल, वाव, जान, लेकिन जब हम इनको मुरक्कब की तरह देखेंगे तो फिर पढ़ेंगे दिलो जान, एक लफ्ज बनेगा और वो होगा मुरक्कब। अगली मिसाल देखें, माल और दौलत। माल जो है आपको पता ही है, इंसान के पास उसके जितनी भी प्रॉपर्टी है, जिस चीज की वो मिल्कियत रखता है उसको माल कहा जाता है। इसमें घर भी शामिल है, गाड़ी भी शामिल है, आपके पास आपके टॉयज, साइकिल, आपका बैग, आपके कमरे की चीजें, वो सब आपका माल है। दौलत कहते हैं पैसे को। तो इनका जब हम इकट्ठा जिक्र करते हैं तो फिर वाव लगाने से मालो दौलत इकट्ठा बन गया। इसमें आपकी हर चीज शामिल आ गई है, जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी शामिल है और आपका रुपया पैसा वो भी शामिल है। तो मालो दौलत भी एक मुरक्कब लफ्ज हो गया। गम, गुस्सा, वाव लगाने से ये अलग अलग जो लफ्ज थे वो गमो गुस्सा बन गया, तो ये एक मुरक्कब लफ्ज है। इसी तरह रंजो गम की मिसाल है और इसी तरह रंगो नस्ल की मिसाल है। नस्ल कहते हैं इंसानी नस्ल जैसे होती है कि बहुत आगे आने वाले इंसान और जो गुजर चुके हैं वो सारे। तो रंगो नस्ल किसी कौम के लिए कहा जाता है कि जैसे अ, एशियन हैं, यूरोपियन हैं, अफ्रीकी हैं, तो ये सारे अपने अपने रंगो नस्ल में एक दूसरे से जुदा जुदा रखते हैं हैसियत, और जुदा जुदा है, इनकी रस्म रिवाज भी जुदा जुदा है। जैसे कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो रंगो नस्ल में हिंदुस्तानी लोगों से मुख्तलिफ हैं। इसी तरह चाइना के जो लोग हैं वो बरसीर में रहने वाले लोगों से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो रंग यानी ज़ाहरी रंग जो है हमारी जिस्म का रंग, और नस्ल यानी कि हम किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये दोनों को अगर हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो रंगो नस्ल बनेगा, यानी कि एक कौम, एक तरह के दिखने वाले लोग जो एक ही जैसी रस्मों को अपनाते हैं, तो फिर इनको रंगो नस्ल कहा जाता है। तो ये भी एक इंसानों की डिवीजन के लिए ये लफ्ज़ आम तौर पर लिखा जाता है, रंगो नस्ल। कबीले और मुख्तलिफ सूबों के रहने वाले लोग, आपने देखा है कि पंजाब में रहने वाले लोग और बलूचिस्तान के रहने वाले लोगों के रंग और जो रस्म रिवाज है उनमें काफ़ी फ़र्क है। तीसरा सवाल है हमारा, और की मदद से 5 मुरक्कब लफ्ज़ बनाने। आपने देखा कि ऊपर की मिसालों में हमने सारे लफ्ज़ों को वाव लगाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनाया है। अब हमने ऐसे लफ्ज़ लेने हैं जिनको हम और की मदद से बनाएँगे। आपने देखा कि रात और दिन जो है वो अलग-अलग 2 लफ्ज़ हैं, मालूम हैं, लेकिन और लगाने से ये दोनों लफ्ज़ मुरक्कब बन गया। सुबह और शाम ये 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, और लगाने से ये भी मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। हालाँकि ये देखने में, पढ़ने में 3 लफ्ज़ हैं, सुबह
اور شام, لیکن हम इनको मुरक्कब लफ्ज, एक मुरक्कब लफ्ज है. सुबह और शाम एक मुरक्कब लफ्ज है. इसी तरह खुशी और गम एक मुरक्कब लफ्ज है. जमीन और आसमान, ये इनको इकट्ठा पढ़ेंगे, इकट्ठा लिखेंगे और लगाकर तो ये एक मुरक्कब लफ्ज है. यानी कि रात और दिन एक लफ्ज, सुबह और शाम दो. नंबर 2. नंबर 3 पे खुशी और गम, और नंबर 4 पर जमीन और आसमान, और नंबर 5 पर सच और झूठ. वैसे तो ये देखने में आपको 10 लफ्ज लगेंगे, लेकिन जब और लगाकर इकट्ठा पढ़ेंगे तो फिर ये हमारे पास 5 मुरक्कब लफ्ज आएंगे. ठीक हो गया. इसी तरह आप सवाल नंबर 4 देखते हैं. पहले लफ्ज के नीचे जेर लगाकर 5 मुरक्कब लफ्ज बनाने हैं. ये नहीं हो सकता कि हम जो जेर है वो हीरा के आगे लगा लें, ऐसा नहीं है, ये गलती होगी. इसको आपने गलत नहीं लिखना. पहले लफ्ज का जो आखिरी हर्फ है उसके नीचे जेर आएगी. जैसे गारे हीरा का जो गार का लफ्ज है, ये गैन अलिफ और रे 3 हरूफ के मजमूए से गार का लफ्ज बना है. तो इसके तमाम हरूफ के नीचे जेर नहीं आएगा, सिर्फ इसका आखिरी हर्फ यानी रे के नीचे जेर लगेगा, तो फिर ये मुरक्कब लफ्ज बनेगा, वरना ये गलती हो जाएगी आपसे. इसी तरह अगला लफ्ज है बांग और दरा. तो बांग जो है वो बेली बा नून और गाफ 4 हरूफ के मजमूए से बना है. इसके गाफ के नीचे सिर्फ जेर लगाएंगे तो फिर बांगे दरा बनेगा. इसी तरह सफर ताइफ है. सफर के रे के नीचे जेर लगाएं, सफर ताइफ यानी ताइफ का सफर इसका मतलब बनेगा. इसी तरह हिजरत हफ्शा है, रे के नीचे जेर लगाने से हिजरत हफ्शा बन जाएगा, यानी हफ्शा की तरफ जो हिजरत हुई है उसको हिजरत हफ्शा कहते हैं. इसी तरह मीनार पाकिस्तान है. तो रे के नीचे जब जेर आती है तो इसका मतलब बनता है के, यानी पाकिस्तान का मीनार, मीनार पाकिस्तान, पाकिस्तान का मीनार. इनको अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो ये आपके पास 10 लफ्ज आएंगे. गार, हिरा, बांग, दरा, सफर, ताइफ, हिजरत, हफ्शा, मीनार, पाकिस्तान. लेकिन जब हम इनकी जेर के साथ इनको पढ़ेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास 5 मुरक्कब लफ्ज आ जाएंगे. जैसे गार, हिरा, बांगे, दरा, सफर ताइफ, हिजरत हफ्शा, मीनार पाकिस्तान. 3 तरीकों से आपने वाओ और जेर लगाकर मुरक्कब लफ्ज बनाने की बेटा अच्छी से प्रैक्टिस करनी है. अगर आपको लगता है कि आपको इसके अलावा भी लफ्ज बनाने आते हैं, जैसे ज़रबे कलीम है, बाले जिब्रील है, जनाबे आली है, उस्ताद मोहतरम है, तो इस तरह आप अपने तरफ से भी कुछ लफ्ज बना सकते हैं. अब आपकी जो प्रैक्टिस है वो ये है सवाल नंबर 5 पे कि आपने मुरक्कब लफ्ज की खुद से प्रैक्टिस करनी है. ये ब्रैकेट बना हुआ है, इसके अंदर आपके ये देखिए 2 लाइंस हैं. ब्रैकेट शुरू हुआ है पहली लाइन से और खत्म हो रहा है अगली जो नीचे वाली लाइन है उसके आखिर लफ्ज जो पाकिस्तान है वहां से. हमने इनमें से ढूंढना है कि हम किस लफ्ज को किसके साथ लगाएंगे तो मुरक्कब लफ्ज बनेगा. यहाँ पर कुछ के नीचे हमने जेर लगाना है, कुछ के अंदर वाव और कुछ के अंदर हम और लगाएंगे. तो बड़ी कम्प्रीहेंसिवली इसको करने की जरूरत है. इसको जल्दी जल्दी में तेजी से गलत मत कर लीजिएगा. आपकी सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर ये सारा सोल्यूशन दे दिया हुआ. नंबर 1 पर हमें उस्ताद लफ्ज मिल रहा है, तो उस्ताद के लिए हमने मोहतरम का लफ्ज यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास लफ्ज आ गया उस्ताद मोहतरम. दाल के नीचे जेर लगाएंगे तो उस्ताद मोहतरम में एक मुरक्कब लफ्ज बनेगा, यानी कि उस्ताद अलग से पढ़ेंगे तो एक लफ्ज है, मोहतरम अलग से पढ़ेंगे तो अकेला लफ्ज है. दोनों को मिला देंगे जेर लगाकर तो मुरक्कब लफ्ज बन गया उस्ताद मोहतरम. नंबर 2 पे देखिए, यहाँ पर वतन का लफ्ज है. हमने वतन यहाँ पर उस्ताद हमने पहले लिख लिया और मोहतरम बाद में लिखा. अब जो वतन है वो बाद में आएगा और इसका अर्ज हमने यहाँ से ले लिया जो कि मोहतरम के आगे लिखा हुआ है. तो हमारे पास मुरक्कब लफ्ज आ गया अर्ज़े वतन, वतन की सरजमीन. जैसे कि आप जानते हैं अर्ज का मतलब है मट्टी या जमीन. नंबर 3 पर है हिजरत. अब आप ढूंढे कि हिजरत के साथ कौन सा लफ्ज आना चाहिए. यहाँ से आप देखें पहली लाइन में ही ताइफ के आगे लिखा हुआ हिजरत हफ्शा, तो हमने दोनों लफ्जों को चूज किया और नंबर 3 ब्लैंक में लिख दिया हिजरत हफ्शा. याद रखिएगा कि जेर जरूरी है लगानी यहाँ पर. अब चौथा लफ्ज है गारे हिरा. अब देखिए कि हिजरत के साथ गार का लफ्ज है, तो आप देखिए कि आगे चंद लफ्ज छोड़कर हीरा का लफ्ज दर्ज है, तो आपने इन दोनों को चूज कर लिया, तो हमारे पास चौथा मुरक्कब लफ्ज बन गया गारे हीरा. अब हमने 5वां मुरक्कब लफ्ज ढूंढना है. यहाँ पर मीनार का लफ्ज है और इसके साथ हमने यहाँ से ले लिया पाकिस्तान, मीनारे पाकिस्तान. दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो
5वां हमारा मुरक्कब लफ्ज बन गया। इसी तरह हमने बांग और दरा को मिलाकर बांगे दरा बना लिया। इसी तरह हवा और आप का लफ्ज मिलाकर आबो हवा बना दिया। फिर इसी तरह फूल और कांटे, यहाँ से आपने देखा ये फूल का लफ्ज है और कांटे यहाँ पर अगली लाइन में दूसरे नंबर पे देखें कांटे का लफ्ज है, तो फूल और कांटे। तरतीब का बेटा ध्यान रखिएगा, बेतरतीब आपसे फिर गलत हो जाएगा मुरक्कब लफ्ज। फूल पहले और कांटे बाद में। अगला हमारा मुरक्कब लफ्ज बनेगा किस्मत के साथ हमने खुश का लफ्ज ढूंढना, खुश किस्मत, खुश नसीब, ठीक है, बदकिस्मत। यहाँ पर आप खुश के साथ बद का लफ्ज देख ले, ये आप इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, यानी कि बदनसीब और खुश किस्मत ये दोनों ऐसे हो सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। खुश यहाँ पर चला जाए किस्मत के साथ और बद जो है वो नसीब के साथ आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है, आप क्रॉस कर सकते हैं इन दोनों को। तो इस तरह हमारा 9वां और 10वां जो मुरक्कब लफ्ज है वो तरतीब पा गया। नंबर 11 में है रंजो गम। अब देखें कि यहाँ पर आपको ये रंज यहाँ पर लिखा हुआ और गम यहाँ पर लिखा हुआ, तो इन दोनों को मिलाने से हमारा एक लफ्ज बन गया, मुरक्कब लफ्ज बन गया रंजो गम। अगला हमारा लफ्ज है अक्लमंद। ये देखिए मंद लिखा हुआ है, आप इसके साथ होशमंद भी लगा सकते हैं। अगला हमारा लफ्ज है काला और गोरा। और नंबर 14 पे देखें खुश खुरम है। तो इस तरह हमारे ये जो लफ्ज हैं ये बन पाए हैं। आपको अगर ये मुश्किल लगते हैं, अक्लमंद मुश्किल लगता है, रंजोगा मुश्किल लगता है, सच और झूठ लगता है, आपको आसान लगता है लिखना, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको लगता है कि खत्म हो गए हैं और आपको यहाँ पे ब्लैंक्स फिल करने के लिए अपनी तरफ से भी आप कोई असेसमेंट आपका बना सकते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन अगर आप बच्चों आपको मुश्किल लग रहा है तो कल मैं आपसे इसका ले लूंगी, क्योंकि अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ आपको ये इसका सवाल नंबर 6 बता देती हूँ ताकि एक चैप्टर हमारा आज ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग जारी है तो फिर आपको इसको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। सवाल नंबर 6 पे हमारे कुछ अल्फाज हैं जो कॉलम अलिफ पे हैं। दिल, माल, आब, रस, फज, जमीन, सुब। और इसी तरह आगे है ताप, करम, दौलत, जान, आसमान, शाम, रिवाज। ये चीज मैंने खाली छोड़ी है आपके असेसमेंट के लिए। आप कोई सा भी ये लफ्ज यहाँ पर बना लें और यहाँ पर इसको लिख लें और इसको मैच कर दें, यानी कि अगर आप यहाँ पर सच लिखते हैं तो भी ठीक है, और अगर कोई अपने असेसमेंट के लिए कोई लफ्ज बनाते हैं मुरक्कब जो कि आप खुद बनाना चाहते हैं, तो फिर ये आप लिख सकते हैं उस्ताद और शागिर्द भी लिख सकते हैं, उस्ताद शागिर्द। तो इनको हमने मिलाना कैसे है, ये देखिए कि आपने पीछे पढ़ा है यहाँ पर वाव से जो लफ्ज बना रहे थे हम, दिलो जान। ये देखिए दिलो जान, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं इसको। सवाल नंबर 6 को करने के लिए आप ऊपर का जो पोर्शन है उसको वहां से देख सकते हैं, उसकी मदद से आप ये कॉलम मिलाएं कर सकते हैं। आपने सिर्फ यहाँ पर वाव ऐड करना है, तो बाद में आपने मैचिंग करनी है। पहले आपने लिखना है कि आपने किस चीज के साथ इसको मिलाया है, वाव के साथ मिलाया है या जेर के साथ या और के साथ। तो यहाँ पर दिल के साथ आपने वाव लिखना है और फिर इसको जान के साथ इसको लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरह आगे है माल और दौलत यहाँ पर है, तो इसी तरह आपने वाव लगाकर माल और दौलत को यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ले जैसे कि आपको नजर आ रही है। आगे है आपका लफ्ज, तो आप कहते हैं पानी को, और आपकी एक चमक होती है, देखा होगा आपने कि पानी बहुत ज्यादा चमकदार भी होता है, शफाफ पानी होता है, उसमें इतनी चमक होती है कि वो उसमें आपको अक्स नजर आता है। तो फिर हमें लफ्ज मिलेगा ताप का, यानी आप पानी की चमक के साथ हम ताप का लफ्ज लेके आएंगे, ताप का मतलब है चमक। तो ये जो तीसरा है लफ्ज हमारा आब, इसको आपने मैच करना है ताप के साथ, और यहाँ पर भी आपका वाव लफ्ज आएगा, आबो ताब। अब चौथा लफ्ज है हमारा रस्म,
سب کو پتا ہے اس کے ساتھ رواج کا لفظ لگے گا تو آپ رسم اور رواج دونوں لکھ سکتے ہیں، واو بھی لکھ سکتے ہیں اور بھی لگا سکتے ہیں. اگلا لفظ ہے فضل. فضل کے ساتھ آپ کرم کا میچ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ واو اور کوئی سا بھی لفظ لگا دیں. فضل و کرم بھی ہوتا ہے ٹھیک، اور فضل اور کرم بھی ٹھیک ہے. رسم اور رواج بھی ٹھیک ہے، رسم اور رواج بھی ٹھیک ہے. زمین کے ساتھ آسمان ہے. زمین و آسمان اور زمین اور آسمان یہ دونوں واو اور یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے لگانا صرف ایک ہے، چاہے اور لگائیں چاہے واو لگائیں، اور اس کو اس کی ایک لائن جو ہے وہ کالم میں بے کے ساتھ ملا دیں. صبح کے ساتھ آپ کو پتا ہے شام کا لفظ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، اوپر کوشچن نمبر 3 میں صبح و شام، اور صبح اور شام دونوں ہی ٹھیک ہے. تو یہاں پر بیٹے آپ کا سوال نمبر 6 کے ساتھ ہی یہ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا مرکب الفاظ یہ مکمل ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اکیلے لفظ کو ہم نے کس طرح ملانا ہے تو ایک مرکب لفظ بنتا ہے. کل انشاءاللہ میں آپ سے ان کے بارے میں کوشچن آنسر لے لوں گی. آج کی جو کلاس ہے وہ ٹائم اس کا ختم ہو گیا. اگر کسی بچے کو کوئی کوشچن پوچھنا ہے تو جیسے کہ یہاں پر احسن ہے بیٹے، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. السلام علیکم ٹیچر. جی وعلیکم السلام بیٹے.